गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेल आई होप आप सबको एसबीआई की तरफ से एक रीसेंट नोटिफिकेशन के थ्रू गुड न्यूज़ मिल गई होगी कि एसबीआई क्लर्क ने अपनी 13,735 वैकेंसीज लॉन्च कर दी हैं। अब ये वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अराउंड 5,000 ज़्यादा हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं इस बार कि आप इस एग्ज़ाम को अगर एस्पायर करते हो, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे या आपने रिसेंटली स्टार्ट करी है, तो भी आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट का ध्यान रखिए, लेकिन 17 दिसंबर मीन्स आज से लेके 7 जनवरी तक इसको आप फिल कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट मिस आउट। 20 to 28 ईयर्स इसकी एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, जैसे कि जनरली बैंक एग्जाम्स में आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है इन एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, आज हम लोग एसबीआई के ऊपर एक क्लर्क एग्जाम के लिए जो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी के अंदर होगा, उसकी डेली की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज डे 1 है। और आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ 5 क्वेश्चंस। मिसलेनियस चीजें आप पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, क्वांट है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम इस वीडियो सीरीज के अंदर हर रोज एक वीडियो के थ्रू समझेंगे और वीडियोस के थ्रू अपने आप को और बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वेश्चन की डायरेक्शंस क्या हैं, जो क्वेश्चंस आज आपके गिवन है यहाँ पे। Which of the words or phrases 1, 2, 3, 4 given below each sentence should replace the word or phrase printed in bold in the sentence to make it grammatically correct? तो बेसिकली ये क्वेश्चंस ग्रामर में से हैं, आपको कॉन्टेक्चुअल इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के मिलते हैं या स्वैप द वर्ड्स के मिलते हैं, जिसकी वीडियोस भी हम पहले कर चुके हैं। तो इनको देखते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से क्या क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वेल, सबसे पहला क्वेश्चन है, a lot of times we hear from actors that they regret the kind of roles they have been doing all this while this actor says he has never any regrets। तो बहुत बार हम सुनते हैं एक्टर्स के थ्रू, एक्टर्स के मुंह से कि जो भी रोल्स वो कर रहे हैं तो उनको काफ़ी रोल्स का रिग्रेट रहता है, लेकिन एक ऐसा एक्टर है जिसकी बात हुई यहाँ पे, नाम मेंशन नहीं है, तो उसको किसी तरह के कोई रिग्रेट्स नहीं है। अब यहाँ देखिए जो फ्रेज इसमें जो बोल्ड किया गया पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो था हैज नेवर एनी रिग्रेट्स। देखो, पहली बात तो अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे कभी भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, तो आप अगर अपनी बात करें तो आप कहेंगे आई नेवर हैव एनी रिग्रेट्स। ठीक है, तो या तो ये होगा या फिर आप कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी, या फिर आप सिंपली कहते हैं आई हैव नो रिग्रेट्स। तो एक बात को आप कहने के डिफरेंट वेज यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेंशन्ड वे है ऑलरेडी, जो बोल्ड भी किया गया, वो तो 100% ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस भी गिवन है। अगर आपको लगता है कि ये गिवन सेंटेंस का ये पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 5 को चूज करेंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन क्योंकि गलती है तो पहले वाले 4 ऑप्शंस को अच्छे से देखते हैं। ही नेवर हैज हैव, देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आप लगा सकते हो, लेकिन उसका रूल क्या होता है कि आप हैज या हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हुए बाद में अगर मेन वर्ब लगाते हैं तो वो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, बट इन्होंने तो हैज और हैव लिख दिया, यहाँ पे हैड तो है नहीं। ठीक है, और वैसे भी क्या बनना था, ही नेवर हैज हैड। तो चलो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ही हैव। अब ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, हैव तो ही के साथ आ नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट हो गया। ही हैज नो रिग्रेट्स डेफिनेटली करेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था आई हैव नो रिग्रेट्स, तो आई के साथ हैव था, बट ही के साथ ऑब्वियसली क्या आएगा, हैज आएगा। फोर्थ ऑप्शन है हैज हैड, इसमें सेंटेंस में नेगेटिव जो एक्सप्रेशन था वही फिनिश कर दिया, जबकि हम साफ साफ देख पा रहे हैं सेंटेंस में कि अगर पहले पॉजिटिव सेंटेंस है बट लगने के बाद सेंटेंस नेगेटिव होगा, और इन्होंने में इंडिकेशन भी दिया था वर्ड नेवर लगा के कि नेगेटिव एक्सप्रेशन ही आना चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। और करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा, ही हैज नो रिग्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो रिग्रेट्स वर्ड है ये बोल्ड नहीं था, बस यहां तक आपसे पूछा गया ही हैज नेवर एनी। मैं दोबारा बता देता हूं, बोल्ड जो था वो ये वाला पोर्शन था आपका, ही हैज नेवर एनी, तो इसको आपको रिप्लेस करना था, जिसका करेक्ट आंसर होगा ही हैज
नो रिग्रेट्स। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम होगा। बड़े आराम से इंग्लिश सेक्शन के अंदर आप लोग 30 में से 25 टू 28 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज की हेल्प से। जितने हमारे यूट्यूब वीडियोस हैं चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं, ठीक है, अगर आपको, हाँ ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इवन मैं ये कहूँगा कि क्वालिफाई फिर भी कर पाएंगे आप इस सीरीज की हेल्प से, लेकिन आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो 25 टू 28 मार्क्स लेना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो 30 आउट ऑफ 30 भी अटेंड करने वाले हैं, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्लेटेड टू बिगिन दिस ईयर। देखिए स्लेटेड के 2-3 मतलब होते हैं। तो स्लेटेड का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है किसी को, ठीक है, एक कवर कर देना स्लेट्स के साथ किस चीज को। बट यहाँ पे जो मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट वाइज सेंटेंस में वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है प्लान्ड, किसी भी चीज को प्लान करना, स्टार्ट करने से पहले। प्लान टू बिगिन दिस ईयर द लीग कुड प्रोवाइड, लीग प्रोवाइड क्या कर सकती थी, अ सो नीडेड बूस्ट टू हॉकी इन इंडिया, अ सो नीडेड बूस्ट। अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने इस चीज के बारे में बात की है, रिपीटेडली बात की है कि अगर इस तरह से आपको देखने को मिले चीजें, ए एन या द आर्टिकल गिवन है, उसके बाद कुछ 2 वर्ड्स आपको गिवन होते हैं। अगर 2 वर्ड्स गिवन हो तो ये वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन, और ये वाला वर्ड क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है। अब आप यहां पे देखें, अ सो नीडेड बूस्ट, तो बूस्ट यहां पे क्या है, नाउन है। तो इतना क्लियर है कि मुझे बीच में चाहिए एक एडजेक्टिव ही, लेकिन सो नीडेड करेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर आप सो नीडेड कहते हैं या तो बनता है सो नीडेड दैट, इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूं दिस इज सो नीडेड दैट आई कैन नॉट वर्क विदाउट इट। सपोज आप किसी नए लैपटॉप की ही बात कर रहे हैं तो आप सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाते हैं, दिस लैपटॉप इज सो नीडेड दैट आई कैन नॉट वर्क विदाउट इट। ठीक है, ये लैपटॉप इतना इंपॉर्टेंट है, इतना नीडेड है कि इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। या तो इस तरह से सेंटेंस बनता है सो के साथ, ठीक है, अगर नीडेड को आप एडजेक्टिव मान लें। या फिर एक और एक्सप्रेशन हो सकता है सेंटेंस का, वो क्या हो सकता है सुनिए, जैसे कि दिस इज नॉट सो नीडेड एज दैट वन, ये उतना नीडेड नहीं है जितना कि वो है। तो आप सो और एस के पेयर के थ्रू इस बात पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और सो और एस का पेयर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। या तो ये वाला सेंटेंस बन सकता है, बट देखा जाए ग्रामेटिकली इस क्वेश्चन के थ्रू तो इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन की बात हुई ही नहीं, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे सो वाला केस तो डेफिनेटली गलत होगा। अब अगर मैं कहता हूँ सो नीडफुल, नीडफुल तो वो पर्सन जिसको जरूरत है उसकी, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। मच नीडी, अब मच नीडी, नीडी अगेन क्या पर्सन है जिसको जरूरत है, बट ये कह रहे हैं कि द लीग कुड प्रोवाइड अ डैश बूस्ट, तो बूस्ट की बात हो रही है जिस बूस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो वो क्या होता है, नीडेड होता है। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा चाहा तो वो क्या होता है, वांटेड होता है। तो एडजेक्टिव तो ये होगा, लेकिन इसके आगे हम साथ में क्या लगाएं, तो मच नीड नहीं बनेगा क्योंकि नीड नाउन है यहाँ पे। ठीक है, हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, नीडेड ही होगा वो। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें, 4th ऑप्शन करेक्ट होता है, मच नीडेड। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है जो आपको बाकी क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है, क्योंकि थोड़ी डिटेल्ड वीडियोस होंगी, क्योंकि क्या पता इन क्वेश्चन से हट के कुछ क्वेश्चन रिलेटेबल आ जाए और आपसे सॉल्व ना हो पाए, इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, देखो हमारे पास वेरी और मच 2 वर्ड्स होते हैं। वैसे तो ये डिटर्मिनर्स की तरह भी काम करते हैं जब इनके बाद नाउन्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि इन द वेरी बिगनिंग, इन द वेरी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग और बिगनिंग दोनों नाउन्स हैं, तो वेरी एडजेक्टिव बन जाता है वहां पे, डिटर्मिनर के अंदर इसको काउंट करते हैं। ठीक है, या मच के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आप लगा दो, मच शुगर, मच सैंड, मच सॉइल। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे जब वेरी और मच को एज एडवर्ब्स यूज किया जाता है सेंटेंस में, जब इनको एज एडवर्ब्स आप यूज करते हो तो इनके बाद लगे होते हैं जी एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स में आपको ध्यान रखना होता है कि वेरी और मच को कैसे यूज करें। तो यहाँ वेरी और मच का हम डिफरेंस समझने वाले हैं। 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है कि वेरी वहां लग सकता है जब बाद में
पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव गिवन हो, जैसे कि वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी स्ट्रॉन्ग या वेरी स्मॉल, तो ये सारे एडजेक्टिव्स किस डिग्री के हैं? डिग्री पॉजिटिव के हैं, तो वेरी ठीक होगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर गिवन होते, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, जिसको आप दो के कंपैरिजन के लिए यूज करते हो, जैसे गुड की जगह मैं लिख देता हूं बेटर, बैड की जगह लिख देता हूं वर्स, स्ट्रॉन्ग की जगह पे लिखता हूं स्ट्रॉन्गर, और स्मॉल का बन जाता है स्मॉलर। इनके आगे अगर आपको वेरी और मच में से एक वर्ड को चूज करना हो तो आप यूज करेंगे मच। मच बेटर, मच वर्स, मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है कि डिग्री पॉजिटिव के आगे वेरी आता है और डिग्री कंपैरेटिव के आगे मच आता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल गिवन हो, देखो वैसे तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव सी होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दिखने में वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह होंगे, और पास्ट पार्टिसिपल्स कैसे होंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह। ठीक है, कैसे? मैं एक छोटे से वर्ड से आपको एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, जैसे कि द बर्निंग ट्रेन, मूवी भी आई थी, मे बी आप लोगों ने देखी हो, नहीं भी देखी तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। द बर्निंग ट्रेन, दैट मीन्स ये देखो आर्टिकल और नाउन आया तो बीच में होगा क्या? एडजेक्टिव। अब बर्निंग ट्रेन मतलब जलती हुई ट्रेन, जिस ट्रेन में आग लगी हुई है। ठीक है, देखा जाए तो ट्रेन के डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये होगा तो एडजेक्टिव ही, बट ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ये। ठीक है, अब मान लो वो ट्रेन पूरी तरह से जल चुकी है तो आप उसको क्या कहेंगे? द बर्न्ड ट्रेन। अब यहां पे गेन देखें, ट्रेन क्या है? नाउन। नाउन को डिस्क्राइब किस वर्ड से किया आपने? बर्न्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करती है सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ध्यान क्या रखना आपने, जो वेरी वर्ड है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, या फिर वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी टायरिंग। लेकिन मच जो है वो पास्ट पार्टिसिपल्स के आगे आता है, जैसा कि आपने यहां भी देखा, मच नीडेड, मच अवेटेड, जिसकी बहुत टाइम से इंतजार था, जिसका मच वांटेड, जिसका सबसे ज्यादा, जिसके लिए कोई माइंड में चाहत है, ये जिसको बहुत ज्यादा चाहा जा रहा है। ठीक है, मच वांटेड, मच अवेटेड, मच नीडेड। तो क्योंकि नीडेड पास्ट पार्टिसिपल है, इसके आगे वेरी आ नहीं सकता, आएगा क्या? मच ही आएगा। अब मच नीडेड पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव आपको यहां यूज करना था, अ मच नीडेड बूस्ट, वो बूस्ट जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी टू हॉकी इन इंडिया। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, वेरी मच का डिफरेंस आप समझ चुके हैं और इसका आंसर भी आपको पता लगा, जो कि ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल डिस्कवर्ड द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हेन फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स स्टार्ट्स टू डिप्लीट। ठीक है, अब आपको पता है कि वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज स्टार्ट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और एस यूज करते हो, विच बिकम्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म V5, दैट बिकम्स स्टार्ट्स। तो ये प्लूरल के लिए होती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, और ये होती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं ये वर्ब प्लूरल है और ये वर्ब क्या है? सिंगुलर, एस और एस के साथ। अब सेंटेंस में देखें तो लिखा हुआ है पीपल डिस्कवर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस कौन से टेंस में गिवन है? पास्ट के टेंस में गिवन है, दैट मीन सारी बात ही पास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट्स क्या है? प्रेजेंट है। अब स्टार्ट लिख दिया इन्होंने। ठीक है, व्हेन फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, अब रिजर्व्स प्लूरल थे, वैसे स्टार्ट्स गलत था यहाँ पे। अगर आप स्टार्ट कर भी देते हैं तो भी ये सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट्स तो डेफिनेटली गलत था, लेकिन प्रेजेंट टेंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो एक्चुअली स्टार्ट्स और स्टार्ट कुछ भी नहीं आएगा। अब स्टार्टिंग, जिसमें आईएनजी टेंस की हम बात करें, जो इज एम आर वॉज वर्ग के बिना आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। यहां भी स्टार्ट लिखा हुआ है, तो पास्ट टेंस क्या है? स्टार्टेड। तो लोगों ने डिस्कवर कर लिए कुछ सब्स्टिट्यूट सोर्सेस, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जब फ्यूसिल फ्यूल रिजर्व्स क्या हुए? स्टार्ट हो गए डिप्लीट होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। टेंस से रिलेट करता था ये क्वेश्चन, लेकिन साथ में आपको टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भी नॉलेज बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब क्योंकि हम
एक सीरीज साथ में रन कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी समझ रहे हैं, ठीक है। उस सीरीज को भी आप कंटिन्यू कीजिए, उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ग्रामर के वो आपको देखने को मिलेंगे, वो डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चन में हेल्प करते जाएंगे। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर एंजॉइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा, अब एक्टर ने क्या कर दिया है, ये सब कुछ एंजॉय कर लेने के बाद, सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी को अचीव कर लेने या एंजॉय कर लेने के बाद, द एक्टर इज पुल्ड द ब्रेक्स ऑन हिज करियर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां जो लिखा है इज पुल्ड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी हम बात करते हैं इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगे होना, ये टेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, लेकिन ये पैसिव वॉइस का एक्सप्रेशन है, ये पैसिव वॉइस का रूल है। जबकि आप तो यहां बात किसी कर रहे हैं, एक्टर की, ठीक है। तो एक्टर के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, देयर इज नो एक्शन बीइंग डन ऑन द एक्टर, एक्टर हैज डन समथिंग और एक्टर इज डूइंग समथिंग ऑन हिज करियर, ठीक है। तो आपको वॉइस कौन सा चाहिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस चाहिए कि एक्टर ने क्या किया, ना कि समथिंग वाज डन टू एक्टर, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें गलत तो है, इज पुल्ड तो नहीं होगा। सबसे पहले तो अगर बात करें पुल द ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, पुल द ब्रेक्स ऑन, एक तो हो गया पुल द ब्रेक्स, आप कहते हैं कि आई पुल द ब्रेक्स क्योंकि मेरे से कार कंट्रोल नहीं हो रही थी, या फिर आगे कोई आ गया इसलिए आई पुल द ब्रेक्स, उसमें तो गाड़ी की ब्रेक्स लगाने की बात हुई। बट पुल द ब्रेक्स ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना, स्लो डाउन कर देना, या फिर उसको रोक देना, उस काम को करना, ठीक है। तो पुल द ब्रेक्स ऑन का मतलब है टू स्लो डाउन, टू स्लो डाउन बेसिकली किसी प्रोसेस को, जो एक्टिविटी चल रही है उसको स्लो कर देना, या फिर टू स्टॉप इट एंटायरली, या उसको रोक देना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। तो इज तो यहां पे नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, इतना आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में तभी आती है जब साथ में गिवन हो हैज, हैव, या हैड, या फिर विल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो हैज पुटिंग ब्रेक नहीं हो सकता, हैज पुल्ड द ब्रेक्स हो सकता है, इज ब्रेकिंग नहीं होगा, ठीक है। इज पुट ब्रेक्स तो वैसे ही नहीं हो सकता, इज पुटिंग हो सकता था, अब इज ब्रेकिंग भी नहीं होगा क्योंकि बीच में पुल वर्ब है, ब्रेक को दबाने की बात हो रही है, ब्रेक तो नाउन होता है, ब्रेक को एज अ वर्ब तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो हैज पुल्ड द ब्रेक्स ऑन हिज करियर, तो उसने अपने करियर पे एक स्टॉप लगा दिया है, स्टॉपेज लगा दिया है, उसने अपने करियर को रोक दिया है या फिर उसको स्लो डाउन कर दिया है, बड़ी से बड़ी सक्सेसेस में से एक सक्सेस को एंजॉय कर लेने के बाद, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे 2, हैज पुल्ड द ब्रेक्स, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, अगर रूम ब्राइट होता, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम, मैं कुछ टाइम पढ़ पाता सोने से पहले, ठीक है। आपको 3 कंडीशंस मेजरली याद रखनी है इफ वाले सेंटेंस में, जब भी बात होगी इस तरह के टेंस की मिस्टेक्स आती हैं। अगर आप इफ वाले सेंटेंस के अंदर, ये इफ वाला जो पर्टिकुलर क्लोज होता है, ठीक है, इफ वाले क्लोज के अंदर, क्योंकि इसमें इफ वाले सेंटेंस जो कि कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक तो बनता है जी सबऑर्डिनेट क्लोज, जिस भी पर्टिकुलर क्लोज में इफ होगा दैट विल बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और जो सेकंड वाला क्लोज होगा दैट विल बी प्रिंसिपल क्लोज, इसको ही आप लोग इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं इफ वाले क्लोज की जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर इसके अंदर गिवन टेंस प्रेजेंट का इनडेफिनेट हो, विच मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गिवन हो, तो आपका जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रेजेंट की मॉडल वर्ब विल या कैन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, दैट यू हैव टू एंश्योर, ठीक है। दूसरी कंडीशन है जी, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज, अगर आपके इफ वाले सेंटेंस के अंदर उस क्लोज में पास्ट का इनडेफिनिट टेंस गिवन है, विच मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो क्योंकि ये पास्ट है तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा कुड, और साथ में रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है हमेशा, वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में भी बाद में बी आता है एंड बी इज V1। थर्ड कंडीशन है जी, अगर इफ वाले क्लोज के अंदर पास्ट का परफेक्ट टेंस गिवन हो, जिसका रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो क्योंकि ये परफेक्ट है तो दूसरा वाला क्लोज भी परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा, तो इसमें वुड प्लस V1 का बन जाएगा वुड हैव प्लस V3 और कुड प्लस V1 का बन जाएगा कुड हैव प्लस V3। दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है। अब अगर आप देखें इसको तो हाईलाइट किया गया, तो आप इसको चेंजेस इसमें जो करेंगे टेंस के, वो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन व्हाट करेंगे, प्रिंसिपल क्लोज के अंदर कैसा वाला टेंस गिवन। तो यहाँ गिवन है वुड हैव बीन, वुड हैव V3 गिवन है, दैट मीन्स वुड प्लस V1 तो नहीं है, विल प्लस V1 भी नहीं है, तो पहली दो कंडीशंस तो अप्लाई नहीं होंगी। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली इफ वाले क्लोज में इसके साथ साथ अलाइंड पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट का रूल है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेक कीजिए इफ वाले क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म साफ साफ गिवन है, ठीक है। इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं हैड द रूम बीन ब्राइटर। अगर इस तरह से लिखा है उसका मीनिंग भी क्या होगा, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। स्टिल अगर ऑप्शंस देखना चाहो, इफ द रूम वॉज ब्राइटर, वॉज तो पास्ट इंडेफिनिट वाला केस हो गया, फिर तो यहाँ पे वुड बी होना चाहिए था, आई वुड बी एबल, मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर तो यहाँ पे होना चाहिए था वुड बी एबल, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड बी के साथ वॉज चल जाता, इफ द रूम वॉज ब्राइटर, फिर ठीक हो जाता, बट यहाँ तो कुछ और है, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हुआ। इफ द रूम इज ब्राइटर, ये प्रेजेंट हो गया, फिर तो होना चाहिए था आई विल बी एबल, अगर रूम ब्राइटर है तो मैं एबल हो पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा पढ़ाई थोड़ी देर सोने से पहले, ये भी गलत हो गया क्योंकि गिवन तो ये है ना, ये फिक्स्ड है। वॉज द रूम बीन ब्राइटर, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती इस केस में, गलत हो गया। इफ द रूम वर ब्राइटर, रूम के साथ वर प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में ऐसा होता है, ठीक है, बट ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे वर के साथ ब्राइटर लगा देना, लेकिन ये वाली कंडीशन तो अप्लाई फिर भी नहीं हो पाएगी, तो ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हुआ। फिफ्थ, नो इंप्रूवमेंट नो करेक्शन वाज रिक्वायर्ड, इफ वाले केस में हैड प्लस V3 है विच इज करेक्ट एंड अलाइंड विद वुड हैव बीन। आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर कुछ भी डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उन डाउट्स को मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, आपके बाकी के जो पीयर्स हैं जो SBI क्लर्क 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भूलना मत कभी भी डेली वीडियो सीरीज जो आपकी इवनिंग 8 o'clock अपलोड होगी, ये सारी वीडियोस जो SBI क्लर्क पर टारगेट होंगी, ठीक है, SBI क्लर्क पे फोकस्ड होंगी, जो 2025 के अंदर होने वाला है, किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।